हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई एक मास्टरपीस तमिल मूवी और इस शानदार मूवी का नाम है महाराजा, जिसमें विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, मतलब ऑसम, एकदम माइंड ब्लोइंग मूवी है। और ऊपर से विजय सेतुपति और अनुराग की एक्टिंग एकदम लाजवाब है। बहुत ही सिंपल तरीके से मूवी को एक्सप्लेन किया है डायरेक्टर ने, बट मूवी में सस्पेंस है, ट्विस्ट है, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ एक ही मूवी में है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें महाराजा को दिखाया जाता है। महाराजा एक सलून की दुकान में काम करते हैं और महाराजा अपने ऑनर से कल की लीव मांगते हैं। एक्चुअल में कल महाराजा को अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बाहर घुमाने ले जाना है, तो परमिशन मिलने की वजह से महाराजा अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं और किसी खिलौने की दुकान में अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉय खरीदने लगते हैं। और उसी दुकान के अपोजिट साइड में महाराजा का घर होता है। दोनों टॉय को लेकर अपनी बीवी को दिखाने लगता है, तुमको कौन सा टॉय पसंद है, मतलब दूर से इशारे में दिखाने लगता है। उसी टाइम एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो लॉरी महाराजा के घर में घुस जाती है और उसी हादसे में महाराजा की बीवी मर जाती है। बट लकीली इसकी बेटी उस हादसे में बच जाती है और महाराजा अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उसकी बेटी का नाम होता है ज्योति, जो फिलहाल 10th क्लास में पढ़ती है। ज्योति को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये क्लासरूम में कम और ग्राउंड में ज़्यादा नजर आती है। क्लासरूम में हमेशा इसी को पनिशमेंट मिलता रहता है। इसी स्कूल में आसिफा नाम की एक टीचर होती है। स्पेशली आसिफा ज्योति को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और हर गेम में आसिफा ज्योति को सपोर्ट करती है। और महाराजा के घर में 3 लोग रहते हैं, महाराजा, उसकी बेटी ज्योति और तीसरी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है ये आपको आगे पता लगेगा। और यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि महाराजा इसकी खुद की सलून शॉप है और ये अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर किसी ने भी इसकी बेटी को डांटा तो महाराजा चुप नहीं बैठने वाला, उसको सजा देकर ही रहेगा। एक बार तो स्कूल का चेयरमैन गलती से ज्योति को डांट देते हैं, तो महाराजा जिद पर अड़ जाता है कि चेयरमैन को ज्योति को सॉरी बोलना होगा और फिर वो चेयरमैन ज्योति को सॉरी बोल भी देते हैं। तब महाराजा वहाँ से अपना अनशन खत्म करके आते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ज्योति को दूसरे शहर में जाना होता है कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं। तो घर में बेचारा महाराजा अकेले होता है और उसका मन नहीं लगता। एक रात तो महाराजा बहुत गहरी नींद में सो जाता है और इसके घर में सांप घुस आता है, बट इसको होश ही नहीं होता। वो सांप महाराजा के ऊपर से जाने लगता है, फिर भी इसको कोई होश नहीं होता। और फिर अगले सीन में एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है, जो रिसेंटली इसने एक मैकेनिक शॉप में अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था, लेकिन इसकी गाड़ी में इसका चश्मा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ये काउंसलर उस मैकेनिक शॉप पर आकर सारे लोगों को मारने पीटने लगता है कि बताओ मेरा चश्मा किसने चुराया। वो चश्मा मेरे लिए बहुत प्यारा है क्योंकि वो मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दिया था। और धना नाम का एक बंदा वहाँ पर आता है और धना ने ही इस काउंसलर की गाड़ी को डिलीवर किया था। ये काउंसलर उसे भी मारने पीटने लगता है कि मेरी गाड़ी सुबह ही रेडी हो गई थी, बट तूने शाम को मेरे घर पर इसको डिलीवर किया, तुम ही ने मेरा चश्मा चुराया होगा। अब तुम्हें शाम तक का टाइम देता हूँ, मेरा चश्मा मुझे लौटा देना। और वो इस तरह से बहुत हंगामा कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उसी शाम को वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी बार में दारू पी रहा था, तो धना उस शॉप में आकर उस काउंसलर के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है। मतलब उसका चश्मा धना के पास ही था और ऊपर से वो उस काउंसलर को और उसके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है और वार्निंग देने लगता है कि अगली बार मुझे हाथ लगाया तो इन्हीं हाथों से तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन पर आता है लक्ष्मी की मिसिंग मेल लिखवाने के लिए। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि लक्ष्मी कौन है, क्या तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, तो फिर घर में रखे हुए गहने हैं। महाराजा हर एक बात का नाम में जवाब देता है और फिर बहुत सोचने के बाद बताता है कि लक्ष्मी और कोई नहीं, हमारे घर की डस्टबिन है। बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो एक्सीडेंट हुआ था, महाराजा की बीवी की जान चली गई थी उस एक्सीडेंट में, बट उस घर में
स्टील की डस्टबिन होती है, उसी डस्टबिन की वजह से महाराजा की बेटी बच जाती है, क्योंकि डस्टबिन महाराजा की बेटी के ऊपर मतलब ज्योति के ऊपर गिरने की वजह से उसकी जान बच गई थी। तो सेंटिमेंट के तौर पर महाराजा उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है और इसको वो दोनों अपनी फैमिली मेंबर मानने लग जाते हैं। अब पुलिस वाले तो साफ मना करने लगते हैं कि यह कोई पागल बंदा है, पुलिस स्टेशन पर आ गया, इसे बाहर निकालो। लेकिन महाराजा बाहर जाने का नाम नहीं लेता, डट के बैठ जाता है कि नहीं, आप लोग FIR दर्ज करिए। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ एक चोर एक RTO ऑफिसर के घर में कुछ गहनों की चोरी करता है। इंस्पेक्टर वरदराजन ने उस चोर को पकड़ लिया और फिर वो उस चोर को घर में बुलाकर उस सीन को रिक्रिएट कराने लगता है कि तुम घर में कैसे घुसे, किस तरह से चोरी की और चोरी के लिए चाबी कहाँ से मिली। और ये वरदराजा बहुत ही लालची टाइप इंस्पेक्टर होता है, मतलब इस घर में बहुत सारे गहने चोरी हो चुके थे और वरदराजा चोर के जरिए से उन ओरिजिनल गहनों को जब्त करके उसके बदले डुप्लीकेट गहनों को बनवाकर उस RTO ऑफिसर को दे देता है। इस तरह से स्कैम ये छोटे मोटे करता रहता है। यह इंस्पेक्टर वरदराजा उस चोर को थोड़े बहुत पैसे भी दे देता है और अगर पब्लिक ने कुछ ज़्यादा बातें बनाई तो उनको वो धमकाने लगता है कि तुम्हारे घर में इतने पैसे कहाँ से आए, तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा। और इसके बाद जब वरदराजा वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है तो वो अपने पुलिस स्टेशन की हालत को देखकर परेशान हो जाता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं कि ये सब कुछ तहस नहस हो चुका है और किसने किया। फिर जब पता लगता है कि ये महाराजा ने किया है तो महाराजा को बुलाया जाता है और वरदराजा महाराजा से पूछता है कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। महाराजा बताने लगता है कि सर मैं ठीक 10 बजे अपने सलून की दुकान को बंद करके अपने घर पर आया तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 लोग छुपे हुए थे। मुझे देखकर उन तीनों ने मुझ पर हमला किया। ये देखकर देखो मैं जख्मी भी हो गया हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मार पीट कर लक्ष्मी को मुझसे छीन कर ले गए। तो वरदराजा भी यही सवाल पूछने लगता है कि लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी वाइफ है या बेटी है। महाराजा कहने लगता है कि नहीं सर, डस्टबिन है मेरे घर की। इस तरह से फोटो भी दिखाने लगता है डस्टबिन का। वरदराजा पूछने लगता है कि क्या उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान था, डॉक्यूमेंट वगैरह। महाराजा कहने लगता है कि नहीं सर, इसमें कुछ नहीं था, इवन कचरा भी नहीं था। और वरदराजा तो पहले से ही लालची बंदा है। वो अपनी पुलिस वालों से डिस्कस करने लगता है कि मुझे लगता है उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान जरूर होगा, इसीलिए महाराजा हमसे कुछ छुपा रहा है। जो भी हो, पुलिस वाले उस डस्टबिन की तलाश करने लगते हैं। और दूसरे सीन में अनुराग कश्यप यानी कि सेल्वा को दिखाया जाता है। और शॉकिंग बात यह है कि सेल्वा अपने साथ ही सबरी के साथ मिलकर चोरी का काम करता है। मतलब पहले ये दोनों अच्छे से प्लानिंग करके एक ऐसे घर को ढूंढ लेते हैं जिस घर में कोई भी नहीं होता या फिर उस घर में कम आदमी होते हैं और रात में उस घर में घुसकर पैसे जेवर चुराकर उन लोगों को मार देते हैं। और अगर कोई औरत या लड़की होती है तो ये लोग उसका रेप भी करते हैं। एक बार तो गैस सिलेंडर से पूरे घर को ही उड़ा दिया था इन दोनों ने। इन दोनों में सेल्वा की शादी हो चुकी है, उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। कहने के लिए तो ये इलेक्ट्रिक दुकान चलाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, चोर होता है। लेकिन सेल्वा अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत ध्यान रखता है। इसकी बेटी के पीठ में पीछे एक छोटा सा जख्म होता है, वही हर रोज इसकी मरहम पट्टी करता है। और ये अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी और बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि सेल्वा के घर में ही वो डस्टबिन है। लक्ष्मी दूसरी तरफ पुलिस वाले इसी डस्टबिन को तलाश रहे थे। तभी हेड कांस्टेबल को शिवा नाम का बंदा नजर आता है जो पुलिस इन्फॉर्मर होता है और ये लोग उसे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारा महाराजा रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है और पुलिस वाले महाराजा से काफी सारे काम करवाते हैं। एक्चुअल में महाराजा ने वरदराजा से ये कहा था कि अगर आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ कर ला दोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा और एडवांस में उसने 40,000 रुपए दिए भी थे। इसीलिए वो इस काम को कर रहा होता है। एक दिन जब महाराजा पुलिस स्टेशन पर बैठा होता है तो तभी वहाँ पर धना का ऑनर आता है। वही कार मैकेनिक कुछ दिनों से धना नजर नहीं आ रहा, इसीलिए उसका ऑनर उसकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन आया है धना की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए।
तो महाराजा धना की फोटो देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है और यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअल में जिस रात वो काउंसलर बार में बैठकर दारू पी रहा था, तो उस रात महाराजा उस काउंसलर के पास आकर पूछने लगा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ पर है, मतलब आपकी गाड़ी को एक बंदा लेकर आया था ना, वो बंदा कहाँ पर है अब। उस दिन घर में जब 3 लोग महाराजा को मार पीट रहे थे, उस वक्त धना की जेब से एक टोल प्लाजा की स्लिप नीचे गिर गई थी, तो उसकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से महाराजा इस काउंसलर के पास आया था। और थोड़ी देर यहाँ पर रुकता है वो कि तभी धना आकर उस काउंसलर को और उसके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है, क्योंकि आज सुबह इस काउंसलर ने धना को मारा था। तो काउंसलर को मारने के बाद धना वहाँ से जाने लगता है। फिर महाराजा धना और उसके दोस्तों को फॉलो करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद धना ऑब्जर्व कर लेता है कि महाराजा इसको फॉलो कर रहा है और वो फटाफट से अपने आदमियों को फ़ोन करके किसी जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। जब महाराजा वहाँ पर जाता है तो धना और उसके आदमी महाराजा को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। और यहीं पर हमको यह बात पता चलती है कि जो 3 लोग महाराजा के घर में आए थे, उन तीनों में से एक धना भी था। और फिर धना से फाइट करके महाराजा बाकी दोनों लोगों के बारे में भी पूछने लगता है धना से कि उस दिन जब महाराजा के साथ हाथापाई हुई थी, तो महाराजा ने एक बंदे की पीठ के पीछे कुछ जख्म को देखा था। इसीलिए धना की शर्ट निकालकर देखने लगता है कि इसके पीछे वो जख्म है या नहीं। धना कहने लगता है कि उनमें से एक बंदा पुलिस वाला है। ऐसा कहकर जब धना गाड़ी लेकर वहां से भाग रहा होता है, तो महाराजा इसका सर ही उड़ा देता है। महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन पर आता है, क्योंकि धना ने कहा था कि इन तीनों में से एक बंदा पुलिस वाला भी है। महाराजा पुलिस स्टेशन में रहकर हर एक बंदे की पीठ के पीछे चेक करता है, लेकिन किसी पर भी वो जख्म नजर नहीं आता। और अब प्रेजेंट सीन में जब वो काउंसलर पुलिस स्टेशन पर आता है धना के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए कि कल एक बंदा मेरे पास आया था, मुझे बहुत मारा पीटा, तब बरदा राजा और डिटेल पूछने लगता है। तो वो काउंसलर कहने लगता है कि उससे पहले मेरे पास एक और बंदा आया था जो मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था। उस बंदे के बारे में पूछने पर वो कहता है कि मुझे ढंग से उस बंदे का नाम वगैरह याद नहीं है। दूसरी तरफ वो हेड कांस्टेबल और सिवा ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग नई डस्टबिन बनवाएंगे और वो हूबहू लक्ष्मी की तरह होगी। फिर किसी तरह से वो एक बंदे के पास जाकर नए डस्टबिन को बनवाने का ऑर्डर दे देते हैं और वो दुकान वाला बोलता है कि ठीक है, आप 4 दिन बाद इसको ले जाना। दूसरी तरफ 2 दिन के बाद सेल्वा की बेटी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से सेल्वा एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही कीमती चैन ऑर्डर करता है। और एक्चुअली में वो चैन थोड़ा स्पेशल होती है। और जिस दिन इसकी बेटी का बर्थडे होता है तो सेल्वा की वाइफ सेल्वा को कॉल करके बोलती है कि तुम फटाफट से चैन लेकर जाओ और फिर जाकर अपनी शेविंग कटिंग कराकर जल्दी से घर आ जाओ, घर में काफ़ी सारे मेहमान हैं, थोड़ा ढंग से बिहेव करना। तो सेल्वा उसी तरह से चैन लेकर महाराजा की शॉप पर आता है कटिंग शेविंग कराने के लिए। सेल्वा अपनी बीवी से जो बात कर रहा था फ़ोन पर वो महाराजा सुन लेता है और जान जाता है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। महाराजा सेल्वा से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए इसकी ट्रिमिंग करता है, लेकिन सेल्वा इस पर गुस्सा होता है, चिल्लाने लगता है और तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से महाराजा बगल वाले शॉप पर जाता है बैटरी लेने के लिए। तब उसी वक्त सबरी सेल्वा को कॉल करके एक न्यूज़पेपर की खबर के बारे में बताने लगता है कि भैया हमारे काम की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है, लेकिन ऐसा लिखा है कि ये सारी चोरियां और हत्या दूसरे स्टेट वालों ने किया है। मुझे लगता है कि पुलिस कहीं हमें भी जल्द से जल्द पकड़ ना ले। सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। इस तरह से जब सेल्वा अपना फ़ोन काटता है तो उसी वक्त वहाँ पर महाराजा आता है और चुपके से महाराजा सेल्वा की सारी बातें सुन चुका होता है, लेकिन ऐसे रिएक्ट करता है कि इसने कुछ भी नहीं सुना, चुपचाप इसकी ट्रिमिंग करता रहता है। इसके बाद सेल्वा जब जल्दबाजी में अपनी बेटी को जो सोने की चैन देने वाला था वो वहीं पर भूलकर चला जाता है। दूसरी तरफ सेल्वा के घर में धूमधाम से पार्टी का अरेंजमेंट स्टार्ट हो चुका है और फिर घर आने के बाद जब सेल्वा अपनी पॉकेट में चैन को चेक करता है तो सोने की चैन मौजूद नहीं होती। वही चैन को वो हर जगह पर ढूंढने लगता है और यहाँ महाराजा अपनी दुकान में सेल्वा की सोने की चैन देख लेता है
और महाराजा ने ऑलरेडी सेल्वा की बातें सुन ली थी कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तो फिर महाराजा सेल्वा के घर के बारे में फाइंड आउट करके उसके घर जाने लगता है उस चैन को लुटाने के लिए। और शॉकिंगली महाराजा के पीछे कुछ पुलिस वाले भी सेल्वा के घर पर आने लगते हैं। ये देखकर सेल्वा और सबरी यही सोचने लगते हैं कि उन पुलिस वालों को महाराजा ला रहा है। उसने पुलिस वालों को इसके बारे में बता दिया। पुलिस वाले सेल्वा और सबरी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दौरान सबरी अपनी गन से लेकर उस पुलिस वाले को धमकाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले सबरी को मार देते हैं। और इसी टाइम सेल्वा की वाइफ को पता चल जाता है कि इसका पति कितना घिनौना बंदा है और वो उसको डिवोर्स दे देती है। सेल्वा जेल चला जाता है और इसी सीन में हमको ये भी पता चलता है कि जो सेल्वा के सीन है वो सारे उसके एक्चुअली पास्ट के हैं और महाराजा लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल जो कराने के लिए आया है वो प्रेजेंट के सीन होते हैं। और प्रेजेंट डे पर फाइनली वो डस्टबिन बनकर तैयार हो जाती है और वो लोग इसको थोड़ा पत्थर वगैरह से मार के गंदा करके महाराजा के पास लाने लगते हैं। मतलब ऐसे क्रिएट करने लगते हैं कि ये डस्टबिन महाराजा डस्टबिन के जैसी ही है और सोच लेते हैं कि अगर महाराजा ने इस डस्टबिन को लेने से मना कर दिया तो उसको हम उल्टे तरीके से हैंडल करेंगे। खुद उसे अंदर डालकर उससे पूछेंगे कि डस्टबिन में तुमने क्या छुपा के रखा था ऐसा। तब बताएगा वो सारी असली बातें। और फिर बरदा राजा शिवा और चोर की एक्टिंग करने के लिए कहता है, मतलब चीज़ तो मिल गई है, अब चोर भी तो होना चाहिए ना। तो उसी रात बरदा राजा महाराजा को कॉल करके दोबारा वही कहानी सुनाने के लिए कहता है ताकि ये कहानी शिवा सुनकर महाराजा के घर पर आकर उसी तरह से एक्टिंग करे और सीन को रिक्रिएट करे। और फिर महाराजा अपनी कहानी को बताने लगता है कि सर रात के ठीक 10 बजे मैंने अपनी दुकान को क्लोज करके अपने घर के लिए निकल गया और चाबी घर के पास ही मौजूद होती है। मैंने वो चाबी ली और अपने घर का दरवाज़ा ओपन किया और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअल में उस दिन पहले महाराजा अपने घर पर नहीं आया था, इवन ज्योति आई थी, क्योंकि ज्योति कैंप से वापस अपने घर में आकर अपने कपड़े बदल रही थी और उस टाइम उसी घर में 3 लोग छुपे हुए थे। महाराजा अपनी भी उसे कहानी को बता रहा होता है, लेकिन ये घटना जो सारी ज्योति के साथ हुई थी। उस रात ज्योति ने उन तीनों को देख लिया। उसमें से एक बंदा धना होता है और दूसरा शिवा होता है, वही पुलिस इन्फॉर्मर, और तीसरा बंदा सेल्वा जो कि जेल से छूट चुका था। और सेल्वा धना को महाराजा के घर में इसलिए लाता है ताकि ये अपना बदला ले सके, महाराजा को मारे। लेकिन महाराजा के बदले ज्योति घर में होती है, जिसकी वजह से ये लोग उस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए शूज खरीद रहा था, इसीलिए उसको घर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। इस तरह से ये तीनों ज्योति को बहुत मारते पीटते हैं और इसके साथ रेप भी करने लगते हैं, और वो भी एक के बाद एक, और बार बार ये महाराजा की बेटी ज्योति के साथ रेप करते हैं। और थोड़ी देर बाद तक भी महाराजा के ना आने की वजह से ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पर ये कहानी सुनाने के बाद शिवा शॉक्ड हो जाता है। मतलब महाराजा ने जिस तरह से कहानी सुनाई उसी तरह से इन तीनों ने किया होता है, और शिवा समझ जाता है कि महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस फाइल किया है, इसीलिए पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। फटाफट से ये बात सेल्वा को कॉल करके बताने लगता है कि उस महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर FIR दर्ज कराई है और पुलिस वाले इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वाले हमारे बारे में जल्दी पता कर लेंगे। सेल्वा शिवा को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम नॉर्मली एक्टिंग करते जाओ, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और पास में जब महाराजा वापस अपने घर आता है तो ज्योति को उस हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट से ज्योति को हॉस्पिटल पहुंचाता है और ज्योति के मुंह से सारी कहानी जान लेता है कि घर में कितने लोग आए थे, कौन कौन आया था। जब वो तीनों ज्योति के साथ गलत हरकत कर रहे थे उस वक्त ज्योति ने एक बंदे की पीठ के पीछे एक जख्म को देखा था, और वो डिटेल में अपने फादर महाराजा को बताती है। बेचारी ज्योति अपने फादर से एक ही सवाल करती है कि पापा वो तीनों कौन थे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पापा प्लीज़ मुझे उन तीनों के पास ले चलो, मैं उन तीनों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि उन तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। अब प्रेजेंट डे पर बरदा राजा और पुलिस वाले कांस्टेबल और शिवा
उस फेक डस्टबिन के साथ महाराजा के घर में जाने लगते हैं सीन को रिक्रिएट कराने के लिए। और घर में आने के बाद बरदा राजा कहने लगता है कि ये लो भाई, तुम्हारी लक्ष्मी हमने ढूंढ लिया है, अब तुम्हारे पास पैसे तो रेडी है ना, और चलो भाई शिवा, अब तुम बता दो कि तुम किस तरह से घर आए थे और क्यों इस डस्टबिन को चुराया, सारी डिटेल बताओ। तो शिवा एक्टिंग करते हुए सारी डिटेल बताने लगता है कि शिवा और उसके गैंग कैसे उसके घर में घुसे और कहाँ पर छुपे थे। घर में कुछ नहीं मिला तो डस्टबिन ही लेकर भाग गए। तो इसी दौरान महाराजा शिवा को हक करके उसकी पीठ के पीछे चेक करने लगता है कि उसके बैक पर जो जख्म है या नहीं। तो जैसे ही महाराजा अपने हाथ फेरता है उसकी बैक पर, वो जख्म होता है। महाराजा शिवा से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या हो सकती है, और शिवा जवाब देता है कि 50 से ऊपर होगी। महाराजा पूछने लगता है, ऐसा करने में क्या तुमको शर्म नहीं आई? मतलब महाराजा शिवा से इनडायरेक्टली पूछता है। शिवा ये कहने लगता है कि ये सब कुछ अनजाने में हो गया, जो हुआ सो हो गया, माफ कर दो। बरदा राजा पूछने लगता है कि बोलो महाराजा, इसके साथ क्या किया जाए? FIR दर्ज करके जेल में डाल दिया जाए? महाराजा कहता है कि नहीं सर, उसको छोड़ देते हैं। मतलब महाराजा का प्लान ये होता है कि ये खुद शिवा को अपने हाथों से मारे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पुलिस वालों को महाराजा के बारे में ऑलरेडी पता होता है। मतलब जब पुलिस वालों ने महाराजा के बारे में इंक्वायरी की थी तो पता लग गया था कि महाराजा की बेटी ज्योति हॉस्पिटल में मौजूद है। 3 लोगों ने इसके साथ अत्याचार किया। मतलब पुलिस भी अब तक नाटक कर रही थी कि ये लोग डस्टबिन को ढूंढ रहे हैं। तो बरदा राजा महाराजा के हाथ में एक चाकू देकर कहने लगता है कि मार दो इसको, और महाराजा शिवा को मार देता है। बाद में महाराजा को यह बात भी पता चलती है कि सेल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। वो वहां जाकर पहले उसके आदमियों को मारता पीटता है, और फाइनली जब सेल्वा महाराजा के सामने आता है तो महाराजा शॉक में रह जाता है। क्या ये बंदा मुझे मारने के लिए आया था? मेरी बेटी के साथ अत्याचार इसी ने किया है? और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। फिर महाराजा सेल्वा को बहुत मारता है और इसके पैर ही तोड़ देता है। सेल्वा कहने लगता है कि मेरे जिस्म के जख्म तो चंद दिनों में भर जाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो जख्म दिया है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। और उसी वक्त वहाँ पर आसिफा ज्योति को लेकर आती है। मतलब ज्योति ने विश किया था कि मुझे उस आदमी को देखना है। ज्योति सेल्वा के सामने उसकी चैन फेंकते हुए कहती है कि इसी के लिए आए थे ना तुम, ये लो। मतलब ज्योति अभी भी यह सोच रही थी कि ये सेल्वा और उसके आदमी घर में पैसे चुराने के लिए आए थे। जब सेल्वा इस चैन को देखता है तो ये शॉक हो जाता है। ये चैन तो वही है जो बहुत साल पहले इसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। और सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है यहाँ से। जब सेल्वा जेल चला गया था तो कुछ दिनों के बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वा के घर पर आया था, सेल्वा की चैन वापस देने के लिए। वो चैन देखकर सेल्वा की वाइफ कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं इस चैन को नहीं ले सकती, पता नहीं कितने लोगों का खून लगा है इसमें, इससे मुझे ऐसी चीज चाहिए, आप भगवान को ही दान दे दो। उसके बाद महाराजा अपोजिट साइड में एक टॉय शॉप में जाकर कुछ टॉय खरीदने लगता है ताकि वो सेल्वा की बेटी को दे सके। और उसी वक्त एक लॉरी आकर उस घर को ठोक देती है। इस घटना में सारे लोग मारे जाते हैं, महाराजा की बीवी, उसकी बेटी, सेल्वा की बेबी। बट उस डस्टबिन के अंदर सेल्वा की बेटी बच जाती है। मतलब महाराजा जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया वो सेल्वा की बेटी होती है। और प्रेजेंट डे पर जब ज्योति जा रही होती है तो सेल्वा ज्योति की पीठ के पीछे उस जख्म को देखता है जो वो ज्योति के बचपन में मरहम पट्टी किया करता था। और फिर सेल्वा महाराजा के पैरों पर गिरकर पूछने लगता है कि क्या वो मेरी बेटी है? प्लीज़ एक बार बुलाना, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वो मेरी बेटी है, प्लीज़ मुझे एक बार देखने दो। लेकिन महाराजा कहने लगता है कि अब वो मेरी बेटी है, तुम्हारा सच मैं उसको हरगिज़ नहीं बताऊंगा। इस तरह से महाराजा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब सेल्वा के तो पैर जख्मी हो चुके होते हैं और वो रेंगता हुआ इनके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो सेल्वा गिल्ट में आकर उसी बिल्डिंग से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मास्टरपीस मूवी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और एंडिंग तो एकदम गजब है इसकी।
बाकी आपको आगे कौन सी मूवी देखनी है मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मूवी में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट के जरिए हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।